नमस्कार। टीटीसी की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक कंटिन्यू में था, स्क्रू एंड गियर मेजरमेंट, उस टॉपिक में हमारे सिलेबस का लास्ट कंटेंट है मेजरमेंट ऑफ गियर पिच। ये मेजरमेंट ऑफ गियर पिच यानी गियर की पिच का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज़ कराया जाता हूँ गियर की पिच क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गियर का टीथ ये है, ठीक है। गियर के एक सर्कमफेरेंस है, इस पर दूसरा टीथ आपका ये है, क्लियर। ये है इसकी सर्कुलर पिच। तो दो एडजेसेंट टीथ यानी जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। दो एडजेसेंट टीथ के किसी भी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपने गियर 1 के इस पॉइंट से स्टार्ट करा, तो गियर 2 का भी आपको यहीं पॉइंट लेना है, यानी आइडेंटिकल पॉइंट्स होने चाहिए। पॉइंट आपके होने चाहिए आइडेंटिकल। तो दो एडजेसेंट टीथ के बीच आइडेंटिकल पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, कहाँ पे दूरी मेजर करनी है, सर्कुलर पिच के अलोंग, वो क्या कहलाती है आपकी पिच। तो ये जो दूरी है ये आपकी क्या है, ये बन जाएगी आपकी पिच, ठीक है। तो अब हमें इसका मेजरमेंट करना है, इसकी क्या विधियाँ हैं, तो आगे चलते हैं। तो देखिए, ये चीज़ आप देखना कि जो पिच है वो हमेशा कहाँ नापी जाती है, ट्रांसवर्स प्लेन में। कैसा होता है ट्रांसवर्स प्लेन, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक ये आपका टीथ है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका टॉप लैंड हो गया ऊपर वाला, ये आपका पिच सर्कल है। तो आपका ट्रांसवर्स प्लेन यानी अनुप्रस्थ तल है कौन सा। यदि इस टूथ को इस तल के सापेक्ष, यानी यहाँ से ऐसे इस तल के सापेक्ष देखूँ मैं, तो वो क्या कहलाता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन। यानी ये सतह, ये वाली जो नीचे है रेड वाली, और ये जो आपका प्लेन है, ये एक दूसरे क्या है 90 डिग्री पे है, समकोण पे है, ठीक है। तो जब आप इस प्लेन में देखेंगे तो वो क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन। तो अनुप्रस्थ तल में सैद्धांतिक पिच व मापी गई पिच के बीच धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक अंतर हो, उसको क्या बोलते हैं, पिच की त्रुटि यानी पिच की एरर बोलते हैं। पिच त्रुटि गियर के पिच वृत्त के साथ, गियर दांतों के साथ कोणीय स्थान में अयथार्थता को संदर्भित करता है। यानी ये क्या है कि पिच को या तो आप ऐसा कह लीजिए कि भाई जो आपने मेजर करी पिच और जो सैद्धांतिक पिच यानी जो होनी चाहिए थियोरटिकल, उसका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो आपकी पिच एरर है। या फिर इसकी एंगुलर पोजीशन पर जो इसकी पोजीशन होनी चाहिए थी, इसकी जैसे ये एंगुलर है, ये एंगुलर पोजीशंस है, तो इस पे जहाँ टीथ की पोजीशन होनी चाहिए थी, अगर वो एक्यूरेट पोजीशन पे नहीं है, तो वो भी क्या कहलाएगी, पिच आपकी एरर को ही रेफरेंस दिखाता है, यानी उसको संदर्भित करता है। जैसे इस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक पिच सर्कल है, ठीक है। इनकी एंगुलर पोजीशंस मतलब जैसे एक टीथ यहाँ है, फिर इतने डिग्री के बाद इतना दूसरा टीथ होना चाहिए था, तीसरा टीथ यहाँ होना चाहिए था, ये ब्लैक डॉटेड लाइन, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इनकी एंगुलर पोजीशंस में एरर आ गई, तो टूथ होना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन इंस्टॉल मान लीजिए यहाँ हो गया, इस वाली रेड वाली लाइन पर, ठीक है। तो ये एंगुलर क्या होगी, इसकी इनएक्यूरेसी होगी, जो इसकी पोजीशन होनी चाहिए थी वहाँ हुआ नहीं। तो इस इनएक्यूरेसी के कारण भी आपकी क्या है, पिच एरर बनती है। ये देखिए, पहले थियोरटिकल पिच होती तो कहाँ तक होती, ये वाली लाइन है ना, लेकिन अब इतना पिच में डेविएशन आ गया है ये, तो अब पिच क्या बनेगी आपकी, ये अब आपकी नई पिच है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, पिच की एरर है। अब तो पिच मापन के दो तरीके हैं। जो गियर के पिच के लिए मापन में हम दो तरीके प्रयुक्त में लेते हैं। पहला है आपका पिच का मापन और दूसरी है पिच की जांच, यानी एक है पिच मेजरमेंट और एक है पिच कंपैरिजन। तो पहला है आपका पिच मेजरमेंट। ये देखिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है, कोई बड़ा नहीं है इसमें टॉपिक। तो पिच मेजरिंग, इसके अंदर क्या है कि पिच के अंदर जितनी भी त्रुटि उत्पन्न होएगी, बस उसी को हम मेज़र कर लेंगे कि भाई यहाँ ये
पहले सैद्धांतिक पिच यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह नहीं है, तो आपका जो ऊपर ये सूचक यंत्र लगा हुआ है जिसको डायल इंडिकेटर बोलते हैं, ये उस जगह की एरर बताएगा। कैसे बताएगा अभी देखते हैं। इस यंत्र द्वारा दो सन्निकट गियर, पहली कंडीशन क्या है, दो सन्निकट यानी एडजस्टेंट गियर के टीथ होने चाहिए। जैसे पहला टीथ ये है तो दूसरा अगले ही उठाना, आपको तीसरा गियर नहीं लेना है, तीसरा टीथ नहीं लेना है। तो इसमें आपको क्या है, दांतों के बीच की जो कॉर्डल पिच का मान है वो ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, इस यंत्र में एक स्थिर फिंगर यानी ये क्या है, फिक्स फिंगर लगी हुई है, ये फिक्स फिंगर है, वह एक चलायमान होती है, यानी ये क्या करेगी, मूव करेगी। तो कैसे करेगी, पिच सर्किल पे हमें ये सबसे पहले फिक्स फिंगर को फिक्स करना है, यानी इस जगह पर हमने इसको स्थिर कर दिया। उसके बाद ये मूवेबल फिंगर है, ये मूवेबल फिंगर कहाँ करनी है, जैसे जो पॉइंट हमने यहाँ चुना है अगले टीथ के उसी पॉइंट पर, क्योंकि पिच की डेफिनेशन ये है, इस पॉइंट पर हमने इसको सेट कर दिया, चित्र में दिखाए अनुसार लगाया जाता है। पूर्व निर्धारित पिच में यदि त्रुटि होगी तो चलायमान फिंगर यानी जो मूवेबल फिंगर है इसके कारण डायल इंडिकेटर में प्रदर्शित होगा। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए ये अभी जो पिच है वो एकदम एक्यूरेट पिच है, अभी एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये एकदम एक्यूरेट पिच है अभी, ठीक है। अगर ये टीथ गलती से अपनी एंगुलर पोजीशंस को चेंज करता, कुछ इस तरीके से होता, लाइक दिस, ठीक है, तो अब आपकी जो मूवेबल फिंगर है वो कहाँ होती, इस जगह पर होती, इस पॉइंट पर। पहले था ये पॉइंट, अब है ये पॉइंट। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के अंदर भी पोजिशनल दिख रही है आपको एलिवेशन, यानी ये पॉइंट कुछ ऊंचा है इसके मुकाबले। तो ये जो डेविएशन है ये कौन रीड कर लेगा, आपका डायल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये डायल इंडिकेटर इस वे में आपको बताता है कि भाई इसके अंदर कोई पिच की त्रुटि है तो कितनी है। तो ये कैलिब्रेटेड वैल्यू है, इसकी वैल्यू के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं भाई पिच के अंदर कितनी त्रुटि है। दूसरा आपका पिच चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। पिच चेकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है कि पिच जांच जो यंत्र होता है वह पिच में परिवर्तन को जांचता है। जैसे अभी देखा हमने, तो यह यंत्र छोटे के साथ साथ बड़े गियर के लिए भी उपयुक्त होता है। अब इसमें चित्र में दिखाए अनुसार दो प्रॉप्स लगी होती हैं, देखिए ये दो प्रॉप्स हैं, एक तो आपकी ये रही और एक ये रही, ठीक है। तो एक तो आपकी होती है फिक्स, ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है आपको ये सारा, तो ये वाली प्रॉप तो क्या रहेगी, सारी फिक्स रहेगी। ये आप देख भी रहे होंगे एनविल है, ये काउंटर सपोर्ट है, ठीक है। ये मूवेबल पार्ट नहीं है, ये सिर्फ लोकेटिंग है। लोकेटिंग का मतलब एक आपने टीथ को यहाँ से और एक टीथ को यहाँ से, तो ये तो सिर्फ सपोर्ट करता है, काउंटर सपोर्ट है। सेम फंक्शन वही है कि यहाँ पे आपने अपने इस एनविल को एक पॉइंट पे फिक्स करा। सिमिलरली इसी पिच पर अगले टीथ के इसी पॉइंट पर यानी आइडेंटिकल लोकेशन पर आप अपने क्या करोगे, मेजरिंग फिलर यानी जो मूवेबल आपका सेकंड पार्ट है तो उसको आप यहाँ पे टच करोगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें दो प्रॉप्स होंगी, एक तो स्थिर होगी जिसे एनविल कहते हैं, तथा दूसरी चलायमान यानी जो मूवेबल होगी उसे मेजरिंग फिलर कहते हैं। मेजरिंग फिलर लीवर की सहायता से डायल इंडिकेटर से जुड़ा होता है। ये देखिए, ये है आपका मेजरिंग फिलर, ठीक है। ये देखिए मेजरिंग फिलर है, ये अंदर से डायल इंडिकेटर से जुड़ा हुआ है। सेम वही चीज़ है कि अभी इसकी पोजीशन ये है, लेकिन जैसे टीथ अपनी पोजीशन बनेगा तो या तो ये फिलर ऊपर की तरफ खिसकेगा या नीचे की तरफ खिसकेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये टीथ अगर अपनी जगह पे नहीं होगा तो ये फिलर या तो अपनी निश्चित जगह से थोड़ा सा ऊपर जाएगा या थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो ये ऊपर या जो नीचे का मूवमेंट है वो डायल इंडिकेटर द्वारा माप लिया जाएगा। ये तो सिर्फ इसको सपोर्ट करने का काम, पकड़ने का काम करता है। ये फिक्स पॉइंट है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। और ये है लोकेटिंग सपोर्ट। ये लोकेटिंग सपोर्ट क्या काम कर रहा है कि ये टूथ का जो क्रेस्ट होता है यानी टूथ का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पे इस पूरी डिवाइस को सपोर्ट प्रदान करता है बस, ठीक है, ताकि ये गियर अपनी जगह से स्लिप ना हो पाए। इस यंत्र को अपने स्थान पर लोकेटिंग सपोर्ट द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है और यह लोकेटिंग सपोर्ट गियर के क्रेस्ट पर टिका होता है। यह जो यंत्र है एक तुलनित्र की तरह कार्य करता है जो पिच त्रुटि की गणना कर सकता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक मशीन है गियर मेजरिंग मशीन, गियर मेजरिंग मशीन। ये मशीन आपको डायरेक्ट पिच का जो मापन है वो प्रोवाइड कराता है। तो इन दोनों जो मेथड्स हैं इनके कंपेरेटिवली ये मेथड ज़्यादा आसान मेथड है। ये देखिए, इसका पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये है, ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ इसकी कार्यप्रणाली के कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये गियर है, सेम वही है, इसके अंदर भी एक फिक्स एनविल होगा, एक मूवेबल एनविल होगा। आप देख पा रहे होंगे तो मूवेबल एनविल जो है स्प्रिंग लोडेड है, ठीक है, यानी ये स्प्रिंग
के टेंशन के अंदर काम करता है, यानी स्प्रिंग क्या है, इसको अपनी जगह पे लाने के लिए स्प्रिंग फोर्स का यूज़ करते हैं हम। तो ये इनिशियल पोजीशन में इसके पैरेलल ही होगा यानी यहाँ पे, ठीक है। स्प्रिंग यहाँ पे इसको रखेगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको खींच के वहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक, अगले आइडेंटिकल पॉइंट तक। ये पहला टी थी, दूसरा टी थी, अगले आइडेंटिकल पॉइंट तक ले गए, यहाँ पे हमने इसको रख दिया। अब इन दोनों की बीच की दूरी हमें पता था पहले से, भाई पिच हमें पता था कि भाई इस गियर की होनी चाहिए, सपोज करो x फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर ये अपनी जगह से, अगर पिच बराबर नहीं हुई, यानी टीथ अपनी जगह से या तो लेफ्ट खिसक सकता है या राइट खिसक सकता है, वही अभी अपन ने जो बात करी, एंगुलर पोजीशन इनएक्यूरेट हुई। यदि अपनी इसकी एंगुलर पोजीशन इनएक्यूरेट हुई तो ये जो मूविंग एनविल है अपनी निर्धारित स्थिति से या तो इस दिशा में थोड़ा सा आगे की तरफ होगा या इस दिशा में थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो इसके निर्धारित स्थिति से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी ये इतना पार्ट और ये पार्ट, ये कहाँ दिखेगा, ये आपको पॉइंटर पे दिखेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि जो मूविंग एनविल है ये पॉइंटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जितना भी ये अरेंजमेंट है, ये टेंजेंशियल कैरिज, ये टेंजेंशियल कैरिज है, ये देखिए नीचे रोलर्स हैं, इन पे स्लाइड होता है, क्लियर है। अब इसको देखो पढ़ते हैं। तो गियर के पिच के मापन के लिए जिस गियर का मशीन प्रयोग किया जाता है, इसमें जिस गियर की आपको पिच मापनी हो, उसके केंद्रों के बीच उसे केंद्रों के बीच सबसे पहले मैंड्रल पे लगाना होता है। फिर मशीन में एक टेंजेंशियल मेजरिंग कैरिज होता है, टेंजेंशियल मेजरिंग कैरिज, ये देखिए टेंजेंशियल क्यों है, गियर के इस दिशा में यानी स्पर्शीय दिशा में ये चल रहा है, इसलिए ये पूरी डिवाइस क्या है, टेंजेंशियल मेजरिंग कैरिज है, ठीक है। इसमें एक स्थिर निहाई यानी एक फिक्स एनविल होगा और एक मूविंग एनविल होगा। ये दोनों एनविल अभी आपको दिखाएं। जो आपकी मूवेबल एनविल का संबंध है वो एक डायल गेज से होता है, आगे पॉइंटर लगा हुआ है, और मापन कैरीज को बॉल्स पर अक्षीय रूप में गियर के फ्लैंक पर दबाव डालती है, ठीक है। जो मापन कैरीज है ये बॉल्स पर अक्षीय रूप में गियर पर दबाव डालेगी और मापते समय गियर को रेडियल लोकेटर की सहायता से घूमने से रोका जाता है। चल निहाई एक स्पिंडल पर लगी होती है जो डायल सूचक से संपर्क में रहती है। डायल सूचक को आरंभ में शून्य पाठ्यांक पर रखा जाता है। शून्य पाठ्यांक यानी जब फिक्स एनविल और मूवेबल एनविल एक स्थिति में, और अंतिम पाठ्यांक पढ़कर दोनों के अंतर से पिच का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये आपका रेडियल लोकेटर है, ये क्या करेगा, इस गियर को स्लिप होने से रोकेगा। भाई एक एनविल यहाँ लगा दी, एक एनविल यहाँ लगा दी, इस पर कुछ तो प्रेशर हमें डेवलप करना पड़ेगा ना, ये स्प्रिंग इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगी, है ना, क्योंकि ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये मूविंग को हम खींच के इस दिशा में लेके गए हैं, तो ये स्प्रिंग के कारण इस दिशा में एक बल लगेगा। अगर ये इस दिशा में बल लगाएगा तो हो सकता है ना कि गियर इस तरह से स्लिप कर जाए। तो ये रेडियल लोकेटर है, रेडियल लोकेटर क्या करेगा, ये इस जगह फंसा हुआ है, तो गियर को ना इधर मूव करने देगा इस दिशा में, ना इस दिशा में मूव करने देगा, ठीक है। तो अब इसकी कार्यविधि क्या है कि आपने ये सबसे पहले आपका जो मूविंग एनविल था वो भी इसी स्थिति में था, यहाँ पे ये लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाठ्यांक आ रहा था वो था आपका शून्य। अब आपने इसको खिसका के आगे ले गए, यहाँ पे इसने जहाँ आइडेंटिकल पॉइंट पे रखा, तो जो पाठ्यांक आया इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। मान लीजिए पहले रीडिंग थी शून्य, आपने पहले कहा ये पाठ्यांक शून्य, और अब आगे कोई रीडिंग x, कुछ भी हो सकता है, x का मान 5 mm, 2 mm, 3 mm। तो ये आपकी थी फाइनल रीडिंग यानी अंतिम पाठ्यांक, है ना, और ये थी आपकी प्रारंभिक। तो पिच का मान कैसे निकाला जाएगा, तो पिच को कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो पिच p बराबर फाइनल रीडिंग जो भी आपकी आई माइनस इनिशियल रीडिंग। अगर फाइनल रीडिंग इस पॉइंटर के अंदर आ रही है, मान लीजिए 2 mm, तो 2 माइनस इनिशियल हमने कहाँ 0 पे सेट करा था, तो पिच का मान कितना आ गया, 2 mm। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये मशीन पिच की वैल्यू मेजर करके बताती है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो इससे लास्ट लेक्चर में हमने वो मेथड्स कवर करे थे गियर टूथ के मेजरमेंट के, तो उसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ड्यू रह गई थी, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये जो मेथड था ये था कॉर्डल थिकनेस मेथड। उस दिन में ये लास्ट लेक्चर में ये बता चुके हैं हम, इससे पहले के जो लेक्चर था उसमें ये बातें हो चुकी हैं कि भाई इसको कॉर्डल थिकनेस क्यों बोलते हैं और इसको कॉर्डल डेप्थ क्यों बोलते हैं, यानी कॉर्डल अडेंडम, जबकि एक्चुअली अडेंडम इस पॉइंट सी से लगाकर पॉइंट ई तक ही होता है, लेकिन हम मेजर कहाँ तक करते हैं, डी तक, इसलिए इसको कॉर्डल अडेंडम बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, एक स्पर गियर में 30 दांतें हैं,
यानी नंबर ऑफ टीथ आपको दे रखे हैं 30। इसका मॉड्यूल है 5। मॉड्यूल अगर आपको याद हो तो क्या होता है, गियर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, मॉड्यूल पिच सर्किल डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ्स का अनुपात होता है। इसके दांतों के लिए कॉर्डल थिकनेस व कॉर्डल अडेंडम की गणना कीजिए। तो आपको याद हो तो इनके जो कॉर्डल थिकनेस का फॉर्मूला था ये हमने ड्राइव करा था, दैट कम्स मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टीथ मल्टीप्लाई बाय साइन, और ये 90 कैसे आया था, 360/4 था आपको याद हो तो, 90 बट्टे में टी। तो m का मान है हमारे पास कितना, 5, ये हमने रख दिया। t का मान हमारे पास 30 है, 30 रख दिया। फिर है साइन, साइन 90/30, तो इसको सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर से तो ये आता है 7.85 mm। तो आपको कॉर्डल थिकनेस यानी ये ए बी का मान मिला है, ए से लगा कर बी तक की दूरी, ये होती है आपकी कॉर्डल थिकनेस, ठीक है। फिर आपको निकालना है कॉर्डल अडेंडम। तो कॉर्डल अडेंडम देखेंगे आप तो देखिए फॉर्मूला है m प्लस MT/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 90/t, ठीक है। तो कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि ये ऊपर 90 डिग्री है और मैं नीचे 30 रख रहा हूँ तो इसको भाग दे दूँ या कुछ एंगल में बदलना है, रेडियन बदलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट 90 को 30 से डिवाइड कीजिए और कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको 1 माइनस कॉस टी क्या है आपके, नंबर ऑफ टीथ आपके कितने गिवन है, 30। तो ये देखिए कॉस 90/30 आपने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये 90/30 हो गया। m का मान आपको दिया हुआ है 5, ये आपने रख दिया 5। नंबर ऑफ टीथ आपके थे 30/2, 5, ये जोड़ दिया तो आपका मान मिला 5.1027 mm। तो ये है कॉर्डल अडेंडम। कॉर्डल अडेंडम कहाँ से कहाँ तक का मान बता रहे हैं हम, ये बिंदु सी से, ये देखिए आपके बिंदु सी से लगाकर बिंदु डी तक की जो दूरी डी लिखी हुई है ये आपका है कॉर्डल अडेंडम, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल से हमें बस ये समझ में आता है कि अब तक जो हमने डेरिवेशन पढ़े वो क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका कांस्टेंट कॉर्डल मेथड, ठीक है, या कांस्टेंट कॉर्ड थिकनेस मेथड, ये हमने पढ़ा था। तो एक प्रयोगशाला में गियर मापन के दौरान निम्नलिखित मान लिए गए हैं, जिसमें आपको दांतों की संख्या दे रखी है 30, मॉड्यूल दे रखा है 5 और दाब कोण यानी प्रेशर एंगल ये दे रखा है आपको 20 डिग्री। तो अतः कॉर्ड लेंथ व दांत के टॉप से कॉर्ड तक की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है आपको, एक सेकेंड ये डायग्राम देखिए। कॉर्ड लेंथ तो आपको मैंने उस दिन ही बताया था, ये देखिए कॉर्ड अपन कैसे चुनते हैं, ये बेस सर्कल से जो ये टेंजेंट आ रहा है, ये टेंजेंट इनके कांटेक्ट पॉइंट पे छुएगा और यहाँ से यहाँ तक यानी टूथ के एक सरफेस से, एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही कॉर्ड है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस कॉर्ड की ये एक तो लंबाई ये निकालनी है, कॉर्ड की लेंथ यानी ए बी का मान याद करना है, और क्या करना है, दांत के टॉप से यानी इस जगह से टॉप से कॉर्ड तक की दूरी यानी ये स्मॉल डी कैलकुलेट करना है। तो ये भी हम डेरिवेशन कर चुके हैं, फार्मूला इसका भी हम डराइव कर चुके हैं। तो फार्मूला अगर आप देखेंगे तो सी यानी कॉर्ड लेंथ का फार्मूला क्या है, π/2m, ये देखिए π/2m cos स्क्वायर फाई। तो π/2 इजीली निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, m हमारे को दे रखा है मॉड्यूल कितना 5, ठीक है। कॉस स्क्वायर फाई यानी कॉस 20 डिग्री। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा यार इसको कॉस स्क्वायर फाई को कैसे करें, तो कॉस 20 कर लो, इसको स्क्वायर कर दो, क्लियर है। तो यहाँ से आपको सी का मान आ जाएगा 6.935 mm। अब आपको गहराई निकालनी, गहराई यानी ये डी का मान याद करना। तो डी के लिए सूत्र है m ब्रैकेट में 1 माइनस π/4 cos फाई इंटू साइन फाई, सिंपल सी चीज़ है। m का मान हमें गिवन है π/4 cos 20 इंटू साइन 20। बाय द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व करेंगे और गहराई कितनी आ गई 3.738 mm, यानी यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3.7378, और कॉर्ड लेंथ यानी ये ए बी की लंबाई कितनी है 6.935, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है गियर एंड स्क्रू मेजरमेंट। थैंक यू।